अगर कोई भी, मैं आपको एग्जांपल लूंगी, कोई भी यहाँ पे लीज पे जमीन लेता है, ठीक है, लेकिन वो लीज भी, उसका जो ड्यूरेशन रहता है वो भी कहीं ना कहीं खत्म होगा। यानी कि लीज पे हम लोग जमीन ले सकते हैं किराए पे, इन द सेंस 99 ईयर्स हार्डली, ठीक है। तो वो भी एक तरह की लीज, लेकिन वो यहाँ का परमानेंट रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। तो इस एक क्लॉज के एक्सेप्ट जो बाकी के सारे क्लॉज थे वो रिऑर्गेनाइज किए गए, ठीक है। सो ये जो एक्ट है वो 2019 में पास हुआ था। तो इम्प्लीमेंट कब हुआ था? ये 9 अगस्त 2019 में, ठीक है। तो इसमें जितने भी प्रोविजंस थे उन्हें रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, फिर से बनाए गए, ठीक है। और दो यूनियन टेरिटरीज को डिजाइन किया गया, डेजिग्नेटेड एज जम्मू, एक जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी और दूसरी लद्दाख, ठीक है। और ये एक्ट लागू कब किया गया? 31 अक्टूबर। इम्प्लीमेंट कब हुआ? 9 अगस्त को, ठीक है। सो ये जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पे ये रीऑर्गेनाइज क्यों की, ये एक्ट क्यों लगाया गया, और पहले ये कैसा था? और पहले जब ये प्रिंसली स्टेट थी, जब यहाँ पे महाराजा हरि सिंह का मतलब दौर था, हुकूमत थी उनकी, तो कैसे वो मर्ज हो गए इंडिया के साथ, ठीक है। तो पिछली बार आप मतलब जो स्वीक्स, नो हिस्ट्री, राइट, हिस्ट्री में जो लास्ट का चैप्टर था उसमें भी आपने कुछ इस तरह की ही कहानी पढ़ी थी, है ना। तो आपको इसको समझने में काफी आसानी हो जाएगी, क्योंकि पढ़ा भी है और आप यहाँ की हिस्ट्री से काफी वाकफियत रखते होंगे, तो अच्छे से समझ जाएगा। सो पार्लियामेंट जो इंडिया का, तो उन्होंने जेएनके को डायरेक्ट कंट्रोल में रखा सेंट्रल गवर्नमेंट के। यहाँ यानी कि यहाँ जो पहली स्टेट गवर्नमेंट हुआ करती थी, चीफ मिनिस्टर को चुना जाता था, अलग से गवर्नमेंट होती थी, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अलग था, तो वो सारी चीज खत्म की गई। और यहाँ जो पीएम है उसको डायरेक्ट हेड बना दिया गया, ठीक है। तो पहले की तरह, जैसे पहले यहाँ हुआ करता था, यहाँ पे पीएम होता था, सीएम नहीं होता था, तो वैसे ही किया गया, ठीक है। सो दो यूनियन टेरिटरीज, एज यू आई टोल्ड यू, दो यूनियन टेरिटरीज को डिवाइड किया गया। जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी करार दिया गया, दूसरे को लद्दाख। देन हिस्ट्री ऑफ द स्टेट, अभी स्टेट की हिस्ट्री क्या रही है? तो बैकग्राउंड की हिस्ट्री जान लेते हैं। तो एक असर्शन हुआ था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असर्शन। असर्शन का मतलब, जब महाराजा हरि सिंह जो थे, उन्होंने मतलब एग्री किया था इस चीज पे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, ठीक है। तो पहले इंडिया क्या चाहती थी? जम्मू एंड कश्मीर हमारे साथ रहे, क्योंकि ये प्रिंसली स्टेट थी ना। लेकिन यहाँ के जो महाराजा थे, तो उन्होंने बोला, तो महाराजा की जो हुकूमत है वो पूरी तरह डिक्लाइन नहीं हो जाएगी, अलबत्ता कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाएगा। तो फिर हमने देखा महाराजा हरि सिंह के बेटे वो हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बने थे। क्या नाम था उनका? जल्दी से बताओ। शाबाश। क्या नाम था मैम उनका? किसका? महाराजा हरि सिंह के बेटे का नाम क्या था? हिस्ट्री में पढ़ा। मैम वो कुछ युवराज उसका नाम था। युवराज सिंह। सो उन्हें डिक्लेयर किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का हेड, ठीक है। उसके बाद जब एक्सर्शन की बात हुई, यानी कि 26 अक्टूबर 1947, जब इंडिया आजाद हुआ, तो कुछ ऐसे स्टेट्स थी जो अभी डिस्प्यूटिव मानी जाती थी, तो उसमें जम्मू एंड कश्मीर का नाम पहले आता था। तो ये जो डिक्लेरेशन हुआ एसोसिएशन का इंडिया के स्टेट के साथ, तो वो डिक्लेयर हुआ 26 अक्टूबर, यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो एक तरह का पार्ट माना जाएगा इंडिया का। सो ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन है, तो इन्होंने इंडियन पार्लियामेंट को एक पावर दिया कि वो जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेट कर सकते हैं ओनली ऑन द मैटर्स ऑफ डिफेंस। यानी कि डिफेंस की बात जब आएगी तब यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का मुदाखला हो जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे कोई मसला है, मिलिटेंट अटैक होता है, या कोई भी मसला है डिफेंस की, बॉर्डर्स पे पाकिस्तानी आर्मी के साथ फायरिंग वगैरह, वो सब कुछ कौन देखता है? वो सब कुछ इंडिया देखता है। तो ये मैटर्स ऑफ डिफेंस कमीशन, एक्सटर्नल अफेयर जो है वो कौन देखेगा? इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है।
सो अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाकी के जो इंटरनल मसले हैं इलेक्शंस वगैरह, तो वो जो स्टेट है वो खुद देखेगी, ठीक है। सो 370 जो था इसमें, ठीक है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेन प्रोविजंस क्या थे, तो पावर्स क्या रखता था 370, कैसे ये एक स्पेशल स्टेटस था जेएनके के लिए। तो पहला जो सबसे ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट था वो ये था कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा। हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं चलते थे, वो यहाँ पे लागू नहीं होता था, ठीक है। दूसरा, कंट्री का फ्लैग अलग है, यानी इंडिया का जो फ्लैग है वो अलग है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो हमारा स्टेट है जेएनके का, उसका फ्लैग बिल्कुल अलग है, ठीक है। सेकेंड थिंग, स्टेट की अपनी ऑटोनॉमी थी, यानी यहाँ पे जो इलेक्शन वगैरह होते थे वो स्टेट खुद देखता था। इंटरनल इलेक्शंस, एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी अंदर के मसले होते थे वो स्टेट गवर्नमेंट देखती थी, और सेंटर का उसमें कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं होता था। सेकेंड थिंग, जो आर्टिकल 238 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो एप्लीकेबल नहीं होता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो बाकी के स्टेट्स है वहां एप्लीकेबल है, बट कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वो एप्लीकेबल नहीं है। तो शॉर्ट में यहाँ पे जो मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हम वो यहाँ पे एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि कश्मीर का अपना ही एक कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, ठीक है। सो अभी यहाँ पे आपने देखा कि जब वो एब्रोगेट हुआ तो कितने ही सारे क्राइसिस उठे, क्योंकि ये स्पेशल स्टेटस ही है जो हमें ऑटोनॉमी देता था इंडिया से, ठीक है। सो ऑटोनॉमी खत्म हो गई, हम डायरेक्ट किसके कंट्रोल में आ गए, सेंटर के कंट्रोल में, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 238 है, इसमें लॉ एंड जस्टिस आते हैं, मतलब उनके लॉ के तहत वो जो जस्टिस करते हैं अबाउट स्केड्यूल जो उनका रहता है, कि क्या कैसे रिफॉर्म्स लाएंगे, कैसे चेंज लाएंगे, पर्सनल डिपार्टमेंट्स कैसे रेगुलेट होंगे, तो वो बाकी के स्टेट्स में किया जाता है, ना कि जम्मू कश्मीर में। यहाँ जो स्टेट्स, यहाँ जो डिपार्टमेंट्स होते थे वो अपने तरीके से काम करते थे जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट चाहती थी, ठीक है। सो आर्टिकल 35A, ठीक है, तो ये भी मतलब ये दो आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 370 और 35, ये ए बी ऐसे ही होते हैं, अलग अलग क्लॉजेस होते हैं इसमें। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें आर्टिकल 35A एम्पावर करता था जेएनके के लेजिस्लेटिव असेंबली को, यानी कि खुद यहाँ पे अपने परमानेंट रेसिडेंट्स के लिए अलग अलग प्रोविजंस रखना, ये सिर्फ जेएनके के स्टेट के हाथ में था, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड्स जो आर्टिकल 35 है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सेफ गार्ड है, जैसे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सेफ गार्ड कौन है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, वो जो लास्ट का फंडामेंटल राइट है, राइट। सो आर्टिकल 335 तो ये भी एक तरह का सेफ गार्ड है जो बाकी के प्रिविलेज और स्पेशल स्टेटस है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है। या स्टेट सब्जेक्ट जो बनाई जाती थी वो असल में एक हेरिडिटी थी महाराजा हरी सिंह के दौर से 1927 से, कि जो भी यहाँ का रेजिडेंट हुआ करता था उसे स्टेट सब्जेक्ट एज ए, मतलब वो परमानेंट रेजिडेंट है यहाँ का, और वो स्टेट सब्जेक्ट किसी को भी नहीं मिलती थी, ठीक है, यानी बाहर जो इंडिया का होता था, ठीक है। सो आर्टिकल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में काफी मतलब इम्पोर्टेंट था। एंड सेकंड, ये लॉ जो है वो पास किया था खुद मतलब इंडिया के प्रेसिडेंट ने, जब एक्सेशन हुआ था महाराजा हरी सिंह के साथ, ठीक है। तो जब महाराजा हरी सिंह के साथ वो एक्सेशन साइन हुआ था तो वो बिल्कुल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल वैसे ही चला था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 14 मई 1954 में आर्टिकल 370 के तहत जेएनके को अलॉट किया था एक एक्सेशन, कि यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो इस तरह होगा,
तो वो जो लागू किया था वो खुद इंडिया के प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के द्वारा हुआ था। ठीक है। सो जेएनके का एक्ट जो रीऑर्गेनाइज एक्ट है 2019 में, वो आपको पता है ये 2019 अक्टूबर में हो गया। ठीक है। तो इसमें जो एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन यानी कि जो अप्लाई होता था जेएनके के अंडर 1954 के अंदर जो भी एप्लीकेशन हुई थी, उसमें जो भी प्रोविजंस थे उसको अमेंड किया गया, उसको चेंज किया गया। यानी अब आपका जो जैसे कि कंपटीशन होता था, तो अब जेएनके का कंपटीशन स्टेट्स के साथ नहीं, बाकी यूनियन टेरिटरीज के साथ होता। ठीक है। या कुछ लोग कहते थे कि लाइक जॉब एप्लीकेशन होगा तो बाहर के भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही होगा। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जैसे कि पहले क्या होता था कि एंट्रेंस होते थे तो यहाँ सिर्फ स्टूडेंट्स, जेएनके के स्टूडेंट्स compete करते थे, लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि बाहर के स्टूडेंट्स के साथ compete करना पड़े। ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे चेंज लाई गई। और कुछ स्पेशल प्रोविजंस थे जो पहले जो माइनॉरिटी थी, जो डाउन टाउन एरियाज के लोग थे, उनको ज्यादा यहाँ स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाती थी, तो उसमें अमेंड किया गया कि इनको भी स्पेशल प्रिविलेज दी जाए। सो आर्टिकल 35 से लेके आर्टिकल 370 तक, तो जो रेजिडेंट्स मतलब जो रहने वाले हैं जेएनके के अंदर, तो वो एक सेपरेट लॉ या अलग सिटीजनशिप का मतलब एंजॉयमेंट करते थे। मानो वो इंडिया की सिटीजनशिप तो थी उनके पास, बट स्टेट सिटीजन वो माने जाते थे जम्मू एंड कश्मीर के, लेकिन अब वो एब्रोगेट हुआ, और जो ओनरशिप है, प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल राइट्स, तो वो स्टेट्स के मतलब वो अंदर जो इसके रेसिडेंट्स है वो एंजॉय करते थे। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एंटायर इंडिया के रेसिडेंट्स यहाँ जेएनके के अंदर मतलब बस जाए, या फिर वो इस तरह मतलब कोई होता है ना जैसे शादी कर लेता है, जैसे कि इंडिया का लॉ है, कहीं पे अगर आप शादी करते हो आप वहां के रेजिडेंट बन जाते हो। अगर कोई इंडिया की लड़की वुमन किसी और मतलब फॉरेन मैन के साथ शादी करे तो उसकी जो सिटीजनशिप है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ क्या होता था कि यहाँ का अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, हम किसके मतलब सिटीजन माने जाते थे, जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन हम माने जाते थे, तो यहाँ भी अब वैसा कुछ नहीं होगा कि आपकी सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी या ऐसा कुछ, क्योंकि अब हम उस सिटीजनशिप के तहत नहीं आते हैं। मानो अब ये एक कंट्री मानी जाती है। समझ आया? सो ये आज का आपका टॉपिक था, इंट्रोडक्शन पार्ट। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है, वन सेकेंड, प्रोविजंस क्या है इस एक्ट के। तो ये जो एब्रोगेट हुआ, इसके अलग अलग प्रोविजंस देखे जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ मतलब ये जो एक्ट हमें लागू किया गया है, रीऑर्गेनाइजेशन वाला है, इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस है। ठीक है। जैसे मैंने बोला रिजर्वेशन दी जाएगी अब ओबीसी को ज्यादा, तो पहले तो कम ही होती थी, अब ज्यादा दी जाएगी। एंड इनका हाई कोर्ट भी कॉमन होगा दोनों टेरिटरीज का। तो इस तरह की प्रोविजंस आपको पढ़ने हैं। बस ये काफी छोटा चैप्टर था, इसमें आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन थी अबाउट जेएनके। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए। मैम हम लोग मतलब बोलते क्या इसके इस एक्ट के तहत बोला जाता था ना कि जब ये एक्ट अभी था ही जम्मू एंड कश्मीर में, तो बोलते थे ना कि कोई भी आउटसाइडर यहाँ परमानेंटली नहीं आ सकता है रहने के लिए। तो जो सिख हाँ थे जी। वो क्या वो फिर पहले से यहाँ प्रेजेंट थे या फिर वो बीच में ही आ गए, और वो कैसे फिर रहते थे यहाँ?
क्या बोल रहे हो आप, जो यहाँ पे बाहर, मैम जो जो यहाँ यहाँ पे, सिख रहते हैं ना, जैसे यहाँ पे हाँ 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 धर्मशाला में हाँ हाँ, रहते हैं ना हम्म, वो, तो क्या वो हम्म। बीच में ही आए थे, मतलब जब ये नहीं नहीं, ये यहाँ पे पहले से ही थे ऐसा। यहाँ पे। एंड सेकंड थिंग, ये परमानेंट रेसिडेंट नहीं माने जाते हैं यहाँ पे। यही तो था ना इस आर्टिकल का, यही खासियत था कि जो यहाँ पे ऑलरेडी है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे इनकी जॉब, ठीक है, तो ये जॉब करते हैं, जैसे हम कहीं पे जॉब करते हैं, तो हम वहाँ पे सिटीजनशिप भी लेते हैं, ठीक है, दोनों हमें लेनी पड़ती है, सिटीजनशिप भी, और हम जॉब भी कर सकते हैं, या हम शादी जॉब। करते हैं। बट स्टिल यहाँ पे इनको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। ये आर्टिकल का उसूल था कि इनको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, ये इंडिया के ही सिटीजन रहेंगे, और जेएनके की सिटीजनशिप इनको नहीं दी, यहाँ के परमानेंट रेसिडेंट नहीं माने जाएंगे। समझ आया? तो यहाँ पे अगर जॉब हम्म। वगैरह कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं, बट स्टिल ये परमानेंट रेसिडेंट नहीं माने जाएंगे। हम्म। मेरा ये मतलब मुझे ये डाउट हो रहा था कि वो बीच में ही जैसे आए कि थे या मैंने फिर आपको वो बोला पहले कि से ही लीज रहते पे थे। ली है जमीन, जैसे कि यहाँ पे गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा बनाए हैं, राइट, तो ये जो जमीन है ये हम्म। लीज पे ली है, ठीक है। तो या जो पहले थे, जब कश्मीरी पंडित हुआ करते थे यहाँ पे, तब यहाँ पे मंदिर ऐसे बनाए गए थे, कुछ मंदिर अबॉलिश भी किए गए, कुछ रहे, तो अभी भी, बट स्टिल ये यहाँ के परमानेंट रेसिडेंट्स नहीं माने जाएंगे। तो ये हमारा आर्टिकल का प्रोविजन था, सिंपल प्रोविजन, बट उसी को एब्रोगेट किया गया। अब एक्सेस कर सकते हैं बाहर की, यहाँ पे कंपटीशन होगा, चाहे आप स्टडी की बात हम्म। करें, जॉब की बात करें, तो बाहर, बाहर के साथ, बाहर के लोगों के साथ, या बाहर की यूटीज, जो बाकी के यूटीज है उनके साथ कंपटीशन। आप लोगों को मैंने होम टास्क रखा था, कुछ करने के लिए बोला था ना। मैं वो हिस्ट्री में आपने बोला था वो
पोइट्स के बारे में पढ़ना। वो पढ़ा आपने? यस। हफ्सा आप क्लास क्यों नहीं देते थे वो? मैम हाँ। मैम मुझे ये मंडे से ना 2-3 दिन के लिए क्लास नहीं देनी है, तो क्योंकि मेरे वो पेंडिंग रह गए थे ना एग्जाम्स, गोल्डन प्री हाँ गोल्डन जी। वाले। तो अब मुझे जाना है मंडे से स्कूल एग्जाम देने के लिए। तो इसीलिए अब मैंने बिस्मा मैम से अभी बोला था प्रीवियस क्लास में, तो उन्होंने बोला आप लीव रखना, वो ग्रुप में सेंड कर देना। तो फिर मेरी लीव हाँ, ही होगी उन दिनों। आप लीव रखना, वो ग्रुप में सेंड कीजिएगा। ओके मैम। इंशा आपने पढ़ा वो पोइट्स के बारे में, रोल नंबर 5? अनम आपने? नो मैम, मैं कुछ दिनों से बाहर ही रह रही थी, मतलब हम बिजी थे घर पे, इस वजह से मैं नहीं पढ़ पाई। सना आपने पढ़ा? सना? आप बोलो ज़रा। यस मैम। तो कश्मीर के बहुत सारे पोइट्स रह चुके हैं, तो जो हमारी बुक में मेंशन थे वो कुछ ही पोइट्स थे। तो सबसे पहला था रहमान राही। वो एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर पोइट थे अपने टाइम के। तो उन्होंने लिखा था एक, बेसिकली उन्होंने एक पोइम लिखी थी माफीनामा, जो किस पे बेस्ड थी, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज थी कश्मीर में, वो उन्होंने उस पे लिखी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस पोइम थी। और थे एक और दीनानाथ नादिम, वो एक दूसरे पोइट थे जो 20th सेंचुरी में उस टाइम पे शायरी लिखते थे। तो उन्होंने क्या किया था, कश्मीरी लैंग्वेज में वो मतलब पोइम्स लिखते थे उस टाइम पे। तो उन्होंने एक पोइम लिखी है बम्बुरते यम्बरजल। वो किस पे है बेस्ड, वो वाली पोइम जो कश्मीर में जो भी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे वहां पे मिसरूल हुआ था, तो उस चीज पे वो बेस्ड थी। तो दीनूबाई पंत वो थे, वो एक ट्रेंड सेटिंग राइटर मतलब वो कि जो वो पहले लिखते थे, तो उसके बाद बाकी लोग उससे इन्फ्लुएंस होके वो भी वैसे ही स्टार्ट करते थे, वैसे ही लिखना। तो वो एक राइटर थे, पोइट थे। तो उन्होंने क्या लिखा था, एक गुतलुन लिखा था उन्होंने, एक पोइम थी।
तो जो बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस रह चुकी थी 1994 में, उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी लिए हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थी अयोध्या, जिसके लिए भी उनको साहित्य अकादमी से उनको एक अवार्ड मिला था। बेसिकली जो ये अयोध्या वाली बुक थी, ये डोगरी में लिखी गई थी। तो इसके बाकी वर्क्स भी हैं, इसके बाकी काम भी किया है इन्होंने। तो ये जो है ये फ़ेमस बुक थी अयोध्या वाली, जिसके लिए इनको अवार्ड भी मिला था। तो दूसरा इन्होंने लिखा था पोएम और सरपंच उसका नाम था, हाँ सरपंच। तो वो लिखा था इन्होंने, वो भी एक ड्रामा था। तो ये भी उसका फेमस वर्क था। तो और एक पोइट थे प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री, तो वो डोगरी में लिखते थे अपना जो भी पोएम इनको लिखना था या शॉर्ट स्टोरी, या वो एक प्रोलिफिक राइटर थे, मतलब वो लिखते थे किसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में, उनकी सारी जो भी लाइफ मतलब रह चुकी थी उन फेमस पर्सनालिटीज के, उनके बारे में लिखते थे। तो उनको भी ऐसे ही साहित्य अकादमी अवार्ड उनको मिला था, तो अपनी बुक के लिए, जिसका नाम था बदनामी दी चन। वो किस में लिखा था? डोगरी डोगरी में। तो उनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। तो जो भी उन्होंने अपने ये वर्क्स जो भी काम किया था इन्होंने, तो उस चीज के लिए। ओके गुड। तो बाकी के चैप्टर हम लोग मंडे के दिन फिनिश करेंगे। तो क्लास हो ओके गई, आप मैम। लोग लीव कीजिए। लीव कीजिए सारे। आदम, इंशा। लीव कीजिए आदम।